electrostatics. After this, I am sure that you all must be feeling very confident for your board exam in electrostatics at least. Electrostatics में आपका बिल्कुल बढ़िया confidence आ जाना चाहिए अब तक, right? The last question we have discussed was 59, question number 59. Now the next question is question number 60. Question number 60 of electrostatics. We were discussing, remember, short answer type questions. उसमें 60th question है how much work is done in taking an electron around the nucleus in a circular path. आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो questions हैं वो एक कुछ fixed concept के इर्द गिर्द ही घूमते हैं. आप देखेंगे कई सारे questions repeated अभी आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे questions repeat हो रहे थे तो मैंने उसको बार बार ना डाल के उसके ईयर केवल वहां पर हमने मेंशन किया है. तो आप देखेंगे अगर ये क्वेश्चन तैयार हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा या यही क्वेश्चन आएगा. हाउ विल यू डिलीवर द आंसर? प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. क्वेश्चंस आपके सामने, क्या प्रैक्टिस करना है? एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. यहां पर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आसपास दिस विल बी द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस पाथ में ऐसे मूव करता रहेगा और आपसे पूछा जाएगा दैट व्हाट विल बी द वर्क डन. वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जैसा मैंने कहा कि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है प्लस q, स्मॉल r डिस्टेंस पर होगा और स्मॉल r डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर होंगे, सेम पोटेंशियल यहां पर एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम. पोटेंशियल कांस्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल जीरो. वर्क डन q delta v is again 0. Question number 60 finish. Next is 61. Write the unit of the electric potential in terms of the basic SI units. Basic SI units के terms में electric potential का unit लिखना है. Question number 61. V is equal to W upon Q. Work done in bringing unit positive charge to a point in the field of centrally located charge is called as electric potential. W by Q. वर्क की SI यूनिट होती है जूल, चार्ज की SI यूनिट दैट इज कूलम. जूल पर कूलम इज द फाइनल आंसर. आप देख रहे हैं SI यूनिट के टर्म्स में फ्लक्स की यूनिट इन्होंने निकलवाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकलवाई, पोटेंशियल की यूनिट निकलवाई. तो आपको मालूम है क्वेश्चन में SI यूनिट्स भी पूछे जाते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 62. Question number 62 is little good और इसमें इन्होंने कहा है how much work will be done by an external agent to turn an electric dipole of moment P 90 degree, 80 degree and 360 degrees from the direction of uniform electric field. From the direction of uniform electric field. This is question number 62. Remember that electric field is directed like this. ऐसे electric field directed है along this direction. ये uniform electric field is directed along this direction. Electric field strength is मान लेते हैं वेक्टर E is given. अब अलग अलग पोजीशंस पे आपको वर्क डन निकालना है. नंबर 1, when the electric dipole is making 90 degrees angle with the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है. ये माइनस क्यू यहां पर है, प्लस क्यू यहां पर है. इनिशियली क्या था? थीटा 1 की वैल्यू 0 थी. इसके बाद में फिर 90 डिग्रीज के बाद में 180 डिग्रीज होगा, फिर 180 डिग्रीज के बाद में 360 डिग्रीज होगा. इस तरीके से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला बता रहा हूं एंड व्हिच इज अ वेरी की फार्मूला फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. और वो की फॉर्मूला क्या है? दैट की फॉर्मूला इज वर्क डन इन ट्विस्टिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. वर्क डन इन ट्विस्टिंग और इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ टर्न करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? That is W is equal to P into E cos theta 1 minus cos theta 2. From the direction of electric field, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू हर जगह पर कितनी है? 0 डिग्री. 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री और 0 डिग्री से 360 डिग्री तक शिफ्ट करने में या टर्न करने में इलेक्ट्रिक डाइपोल को
90 डिग्रीज। आंसर में देखिए थीटा 1 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। सो दिस W is equal to P into E। ये पहले वाले का आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। Second one, when theta 1 is equal to 0 degrees and theta 2 is equal to 180 degrees, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटी पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करने में वर्ड एग्जाम में एंटी पैरेलल भी यूज किया जाता है। एंटी पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो वर्क डन W इज इक्वल टू, देखिए थीटा 1 की वैल्यू हमने 0 लिखी, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और cos 180 की वैल्यू -1 होती। जब आप यहां -1 पुट करेंगे ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा और ये 1 पहले से था 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2PE। ये वर्क डन हुआ। Now the next one, the initial value theta 1 is equal to 0 degrees and theta 2 is equal to 360 degrees। 360 degrees को हम ये बोलेंगे कि that taking one complete round, 360 degrees मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुंच गया। आप समझिए थीटा 1 cos 0 की वैल्यू 1 and cos 360 की वैल्यू is again 1 and 1 minus 1 will give you 0। So in this case the work done will be equal to 0। वर्क डन की वैल्यू यहां पर 0 रहेगी। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क डन इन ट्विस्टिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल from angle theta 1 to theta 2, right? Now moving on to the next question, that is question number 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आप देखेंगे एक बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है और उसमें देयर आर फ्यू चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 on the circumference of the circle of radius 1 meter। 1 मीटर के रेडियस पर ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं। चार्जेस Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज दी हुई है और उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q4 प्लेस्ड ऑन द सेम सर्कल इफ द पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0। सेंटर में पोटेंशियल 0 करना है। Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज दी हुई है 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड 7 माइक्रोकूलम। Q4 की वैल्यू क्या होगी so that the potential is 0 at the center। This is the circle given। सर्कल के ऊपर this is Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 is equal to 3 microcoulomb, Q2 is equal to 4 microcoulomb, and Q3 is equal to 7 microcoulomb, Q4 to be calculated। बहुत मजेदार चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो अभी तक डायरेक्शन दुनिया भर के चक्कर में फंसे होते, वेक्टर निकाल रहे होते और उसके बाद में उसका कंपोनेंट निकाल रहे होते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है, उन्होंने बोला एट द सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 meter, small r is equal to 1.0 meter। what should be the charge Q4 so that the net electric potential at the center is 0। अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय Q1, Q2, Q3, Q4 सबके द्वारा जो नेट पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर 0 आएगा। सबका पोटेंशियल निकालिए, स्केलर सम कर दीजिए बिकॉज़ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2, Q3। दिस इज Q1 upon R, Q1 upon small r plus Q2 upon small r plus Q3 upon small r plus Q4 upon small r is equal to 0। यहां पर आपको साफ दिखेगा कि Q4 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। 3 और 4 7 और 7 14 है, दैट मींस माइनस 14। दिस इज answer is minus 14 microcoulomb, minus 14 microcoulomb। Q4 की वैल्यू minus 14 microcoulomb होनी चाहिए। मामला फाइनल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 बताता तो हमें वेक्टर एंड ऑल सबका सहारा लेना पड़ता और काफी लंबा मेथड हो जाता, टाइम
पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्केलर सम करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64. 64 में what will be the nature of electric potential at a place where electric field is zero? उस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर क्या होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज माइनस dv by dr एंड विच इज इक्वल टू जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा जब पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी. पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी. किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. अगर किसी रीजन की बात हो रही है तो आप ये कह दीजिएगा कि ये इक्विपोटेंशियल रीजन है. ये रीजन ही इक्विपोटेंशियल है जहां पर नेट पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा एवरीवेयर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो. अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. अगला क्वेश्चन है 65th क्वेश्चन और ये शॉर्ट आंसर टाइप का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन रहा और इसमें है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज 5 माइक्रोफैरड. It becomes 50 microfarad when a dielectric medium occupies the entire space. What will be the dielectric constant? बहुत सिंपल है भैया. हवा में होगा कैपेसिटेंस कम होगा. अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स फिट कर दोगे अपने आप कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल इंक्रीज. और आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस किसी दूसरे मीडियम में हमेशा k टाइम्स होता है जो पहले मीडियम का कैपेसिटर था. पहले मीडियम का मतलब एयर या फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होगा उसका k टाइम्स यहां पर कैपेसिटेंस होगा किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने. मतलब ये हुआ, आपको याद होगा ये फॉर्मूला k A epsilon naught upon d. ये देखिए जो A epsilon naught upon d है इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया कलर का प्रयोग किया है अलग से. ये C naught है. एयर में अगर है A epsilon naught upon d, लेकिन अगर किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है तो उसमें K टाइम्स हो जाएगा. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स. ये वाला कैपेसिटेंस इन्होंने 50 दिया हुआ है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ये जानना चाहते हैं और ये वाला कैपेसिटेंस इन्होंने 5 माइक्रोफैरड दिया हुआ है. 5 माइक्रोफैरड और 50 माइक्रोफैरड. एंड सो सिंपल आंसर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज 10. रिमेंबर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की कोई यूनिट नहीं होती है इसलिए k की वैल्यू 10 लिखेंगे सिंपली. अब बच्चे लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की. आईएससी में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरुआत में, स्टार्टिंग में 1 मार्क क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं. सेम सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इस बार. लास्ट ईयर से ये पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईएससी में बहुत पहले से आ रहे हैं. ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत ही बिल्कुल ग्राउंडेड क्वेश्चंस होंगे, ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस होंगे. दे विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. मीडियम और बिलो मीडियम क्लास क्वेश्चंस होंगे. डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं. लेट अस स्टार्ट विद दीस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 66. अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 into 10 to the power minus 19 कूलम. इट हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. तो पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है तब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है. मतलब पहली बात, दो ऑप्शन इसमें अपने आप निकल गए. कौन से? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इरेडिकेट हो गया. मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है. अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर हिट करना नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका डायरेक्ट कौन सा आंसर सही है, तो इसमें इरेडिकेशन मेथड होता है. व्हाट इज दैट इरेडिकेशन मेथड? जो गलत है, जिस पर आप कॉन्फिडेंट है, जो गलत है पहले उसको बाहर निकाल दीजिए. मान लेते हैं इसमें हमें यह समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है. तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा. तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले दो ऑप्शन निकाल दिए. अब बी और सी, यानी
बी और सी में से कोई ऑप्शन सही है, सॉरी बी और डी में से कोई ऑप्शन सही है। याद रखिए अगर आप तुक्का भी मारते हैं, अगर आप एक जस्ट ट्रायल भी करते हैं, तो इसमें 50% प्रोबेबिलिटी है आपके क्वेश्चन सही होने की। और अगर पहले आप चार में से कोई एक नॉर्मली तुक्का मार के चेक कर रहे थे, तो उसमें आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25%। To increase the probability, eradication method is very good. If you don't know the solution of the question, आता है तो भैया ये सब eradication and all, ये trial and error method की कोई जरूरत नहीं। चलिए, चार्ज कितना है? That is 8 into 10 power minus 90. Question number 66. 66. Charge is 8 into number of electrons निकालते हैं, that is Q upon E, and that is equal to 8 into 10 to the power minus 19 whole upon 1.6 into 10 to the power minus 19, and that is equal to 5. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। देखिए डेफिशिएंसी में भी दो ऑप्शन दिए थे, 5 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। आंसर इज 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। सो डेफिशिएंसी ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Moving on to the next question, that is question number 67. देखिए फिर से ये रिलेटिव परमिटिविटी की बात करने लगे। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेशन में हमने पहला क्वेश्चन रिलेटिव परमिटिविटी का डिस्कस किया था, जहां पर हमने ये कहा था दैट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81. हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? तो व्हाट वी हैव सेड दैट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर या वाटर की परमिटिविटी इज 81 टाइम्स टू दैट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, that is air or vacuum. यहां पर उन्होंने कहा relative permittivity of water is 81, तो epsilon naught air की permittivity है और epsilon W is the permittivity of water. क्या रिलेशन होगा? तो भैया जी ये रिलेशन हम पहले ही आपको बता चुके हैं, that is epsilon is equal to K epsilon naught, where K stands for dielectric constant or relative permittivity. So water के लिए EW, एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, और वाटर की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? एप्सिलॉन W इज इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ये कह रहे हैं दैट 2 पॉइंट चार्जेस plus E minus E, दो पॉइंट चार्जेस हैं plus E और minus E are kept inside a large metallic cube without touching its sides. आपको याद होगा कि properties of Gaussian surface में मैंने आपको बताया था the charge should not touch the Gaussian surface. अगर वो टच करेगा तो Q upon epsilon naught flux नहीं रहेगा। अगर जमीन को टच कर जाता है तो Q by 2 epsilon naught flux हो जाएगा। इसके अलावा अगर दो दीवारों के एज को टच करता है तो वहां पर Q by 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके अलावा अगर रूम के कॉर्नर पे चार्ज सेट कर दिया जाता है तो वहां पर Q by 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। चार्ज से फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो अपने आप 3D एंगल में, 3 डायमेंशनल एंगल जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, जैसे जैसे सॉलिड एंगल डिवाइड होगा वो फ्लक्स भी डिवाइड होता जाएगा। दुनिया की झंझट में बिल्कुल ना पड़िए, आप सिर्फ ये देखिए चार्ज टच नहीं करना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस में था और यहाँ क्वेश्चन में भी उन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीमली फॉलो किया है उसको, और उन्होंने कहा कि दैट मेटालिक क्यूब विदाउट टचिंग इट्स साइड्स, साइड को टच नहीं करता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट द क्यूब। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज करेगा भाई साहब? इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या इमर्ज करेगा जब सब कुछ न्यूट्रलाइज ही हो जा रहा है, एक प्लस ई है एक माइनस ई है। 68 गॉस थ्योरम से फ्लक्स 5 की वैल्यू इज Q enclosed divided by epsilon naught. Q enclosed divided by epsilon naught. यहां पर Q enclosed की वैल्यू that is plus E minus E upon epsilon naught, और ये टोटल हो गया 0, तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0, और यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन इससे अलग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 69, क्लोज सरफेस इन वैक्यूम एनक्लोजेस चार्ज माइनस Q से प्लस 3Q चार्ज को एनक्लोज करते हैं। फिर से व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स? देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कितने आसान क्वेश्चंस हैं और
कुछ एक फिक्स एरिया से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, फिक्स एरिया से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 69 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट द सरफेस और सरफेस के अंदर माइनस क्यू प्लस क्यू। फिर से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस क्यू और इससे करेंगे तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये ऑप्शन नंबर बी आ। आप देख रहे हैं कि अलग अलग, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसके पहले 2011 में क्वेश्चन आया था, इस तरीके से आप देख रहे हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देख चुके हैं। फिर 2015 का क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 70। आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग साल में आए हैं। और हमारे इस कोर्स की खास बात ये है कि आपने जब बुक लेके बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आदि और अंत क्या है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, और कहां पर जाके ये खत्म होगा। एक बार आप शुरुआत तो कर सकते हैं लेकिन अंत होने में बड़ा प्रॉब्लम है। और कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपको लगेगा कि मैंने पूरे चैप्टर को या पूरे यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड दिस टाइगर एक्सप्रेस कोर्स फास्टेस्ट, केवल उन्हीं चीजों पर फोकस किया जा रहा है जो चीजें बोर्ड एग्जाम में आती हैं, और उन्हीं चीजों पर सिर्फ फोकस नहीं, बार बार हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। बार बार स्ट्राइक करने से वो चीजें बिल्कुल सॉलिड, रॉक सॉलिड होती जा रही है, जिसमें आप जब प्रिपरेशन करेंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे, एंड यू विल बी फुल ऑफ द कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 70 मुझे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप जानते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लस q माइनस q is placed at the center and inside the large cube. The electric flux emanating through the cube is again zero. Electric flux फिर से zero। यहां पर आप देखिए कि क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लगभग पूरा यूनिट करके आए हैं तो आपको हर चीज रिपीटेड नजर आ रही है। तो ऐसे ही आपको स्कूल का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जब होगा, वहां पर भी ऐसे ही चीजें आपको बिल्कुल रिपीटेड नजर आएंगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप फटाफट लिखते जाएंगे। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई चीज गलत करें, इसलिए लिख के कूल एंड काम होके प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर इज जीरो, नो फ्लक्स बिकॉज प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज इनसाइड है, टोटल चार्ज विल बी जीरो। एक बात और देखिएगा, टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस को जीरो लिखने के तरीके क्या क्या है? कैसे? जैसे आप डाइपोल किसी भी क्लोज सरफेस में, क्लोज वॉल्यूम के अंदर रख देंगे तो डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। आप अगर कैपेसिटर अंदर रख देंगे तो कैपेसिटर में भी देखिएगा, चार्ज कैपेसिटर में क्या होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो उन्होंने कहा 8 नंबर ऑफ चार्ज कैपेसिटर आर केप्ट इनसाइड अ क्लोज्ड वॉल्यूम या क्लोज सरफेस। व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स? नेट फ्लक्स विल अगेन बी जीरो। एचसी वर्मा में आप देखेंगे इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए, कैपेसिटर हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया, सॉरी कैपेसिटर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, या फिर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेट कहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एटम के अंदर। एक एटम को उन्होंने अंदर रख दिया, 4 एटम अंदर रख दिए, एटम में अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, नेट चार्ज वहां पर भी जीरो होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at a point P, फिगर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखानी, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है माय डियर, ये वाला फार्मूला हम लोग डेराइव भी कर चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 71, फार्मूला वी हैव ऑलरेडी डेराइव्ड। और यहां पर तो डेराइव का छोड़िए, यहां पर तो ये पहचानने के लिए कह रहे हैं फार्मूला बताइए क्या है। तो फार्मूला देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर या लॉन्ग चार्ज रॉड या लाइन एलिमेंट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ये फार्मूला हम लोग डेराइव, इन्होंने लिखा बड़े स्टाइल से, क्योंकि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 50 बार देख चुके हैं, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं देखा। इन्होंने फार्मूले को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखा है। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो भैया जी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखना था, हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो यहां 2 लिख दो, क्योंकि 2 2s are 4। यू गेट माय पॉइंट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, बाकी लैम्डा लिखा था, आर लिखा था, यही आंसर करेक्ट है। और ऑप्शन
ऑप्शन नंबर यहां अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। रिमेंबर ऑप्शंस इसके पहले मत देखिएगा, नहीं तो आपको Q अपॉन आर स्क्वायर की इतनी याद आएगी कि उसकी याद में आप बिल्कुल बिल्कुल एक मतलब इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपको आर स्क्वायर लिखने में मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ आर स्क्वायर का भी ऑप्शन दिया है, 2 मिनट में आप डेविएट हो जाएंगे। आप अपना फॉर्मूला पहले लिखिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई को 4 पाई बनाइए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। अब बच्चे लोग आप देखिए, फिर से आपको एक बड़ा अच्छा अनुभव होगा और आप समझ पाएंगे कि ऐसे कर करके हम लोग आईएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न को कितना अच्छी तरीके से समझ गए। एक ही चीज के इर्द गिर्द क्वेश्चन अलग अलग सालों में हर बार लगभग एक ही तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चन की सीरीज में अगली कड़ी जुड़ रही है, क्वेश्चन नंबर 72। और इस क्वेश्चन नंबर 72 में ये कह रहे हैं अनदर चार्ज इन द एडजॉइनिंग फिगर अ चार्ज q इज फिक्स्ड। एक इन्होंने इस तरह का फिगर बनाया और फिगर बनाने के बाद ये एक आर्क लेंथ दिया हुआ है, सेंटर पर यहां पर एक चार्ज इन्होंने रखा हुआ है दैट इज कैपिटल Q और उन्होंने कहा कि इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज गिवन स्मॉल r एंड ही इज सेइंग दैट one charge another charge small q is moving along this direction along the circumference like this। ऐसे करें, कहां से कहां तक मूव करवाते हैं, फ्रॉम पॉइंट m से लेकर, दिस इज पॉइंट m से लेकर पॉइंट n तक ले जाते हैं। ले जाइए भाई पॉइंट m से लेकर पॉइंट n तक, सेंटर इज o और ये कह रहे हैं दैट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन इन दिस प्रोसेस कितने बार हो चुका है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो W is equal to Q delta V is equal to 0। That's it। क्वेश्चन नंबर 72 ओवर। आप देखिए कितने बार शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव, तो आप देखिए एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। सो प्रैक्टिस दैट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू कम इन द एग्जाम। डू नॉट यूज योर एनर्जी एट द रॉन्ग प्लेसेस। गलत जगह पर एनर्जी यूज नहीं करिए, एनर्जी सही जगह पर यूज करेंगे आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए इन प्लेस ऑफ डूइंग 10 books one time, do one book 10 times। I repeat my statement, in place of doing 10 books one time, do one book 10 times and that is my booklet or my PDF file what I have given। 20 बार 10 बार जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, सब कुछ यहीं आएगा, सब कुछ इसी से आएगा, इसी के आसपास होगा। सीबीएसई बोर्ड के लिए 15% और चीजें मैं आपको डालूंगा, उसके बाद में you will find that everything is saturated। I have prepared everything। This question 72 is finished now। Work done will be 0 and if the work done is 0 the option number first is correct, option number A। This is option number A is correct here। 73 electric potential energy of two positive point charges 1 microcoulomb each placed in air 1 meter apart। Such an easy question, only matter can be arises for the unit 1 microcoulomb दिया हुआ है। potential energy question number 73 देखिए, formula for potential energy 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by small r। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था फील्ड फोर्स, कूलम्बियन फोर्स का फार्मूला q1 q2 by r square, फील्ड q1 upon r square या q by r square, potential q by r only and potential energy q1 q2 by r। q1 और q2 दोनों की वैल्यूज दी हुई है और ये 1 माइक्रोकूलम है, मतलब 10 to the power -6 लिखिएगा। स्मॉल r की वैल्यू दैट इज गिवन r 1 मीटर दिया हुआ है, वैल्यू पुट करिए 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9, सॉल्व करेंगे you will get the answer। Moving on to question number 74। Question number 74, a point charge q is kept at the vertex of an equilateral triangle। Total electrostatic potential energy of the system, a point charge q is kept at each vertex। each vertex पर रखे हुए हैं और आपको पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज ए, चार्ज q यहां है, यहां है, यहां है। आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में सिर्फ दो चार्जेस एक साथ आ सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दो चार्जेस अगर आ सकते हैं तो दो दो के जितने पेयर बनते हो सारे पेयर बना लीजिए और सबकी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दीजिए। मान लेते हैं दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। 1 2 3। So potential energy will be equal to U12 plus U13 plus U23। 1 2 1 3 और 2 3 इतने ही पेयर हो सकते हैं। सारे पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ऐड करेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मुखड़ा है, ये गाने में हर बार रिपीट होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन एवरीवेयर। 1 2 है तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस 1 3 है Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R प्लस 2 3 है Q2 Q3 डिवाइडेड बाय स्मॉल r। और भाग्य से क्वेश्चन में अलग अलग चार्जेस दिए ही नहीं है, सारे चार्जेस Q है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर भी Q स्क्वायर बाय R आएगा, यहां भी Q स्क्वायर बाय R, यहां भी Q स्क्वायर बाय R। ऐड करोगे 3 बार हो जाएगा। फाइनल आंसर U is equal to 1/4 pi epsilon naught 3Q divided by small r। Potential energy 3Q divided by small r and option B is correct। So option B is correct here। अब आप देखिए कि मैंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और मैंने ये देखा कि कैपेसिटेंस से ऑब्जेक्टिव में अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो मतलब पूछा भी नहीं जाएगा, मतलब उसमें भी शांत बैठ जाए। हम क्यों शांत बैठ जाए? मैंने 2-3 क्वेश्चंस कैपेसिटेंस से भी जो आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं वो निकाल इसमें रखे हुए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75 और उस 75 में उन्होंने कहा था कंडक्टर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V by imparting a charge Q। The variation of Q with V is represented by, charge Q का variation with V is represented by, so simple, Q is equal to CV होता है and as we know that Q is directly proportional to V। As the potential rises the charge on the body should increase। Q is directly proportional to V। ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है बच्चे लोग? Y is equal to mx plus c। अगर ये c की वैल्यू 0 हो तो ये y is equal to mx वाला है, मतलब ये ग्राफ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन? पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि आपका कौन सा आंसर सही होगा वो आप देख सकते हैं। दैट इज वर्टिकल एक्सिस पर हम ले रहे हैं चार्ज Q एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस V एंड दिस ग्राफ शुड बी करेक्ट। ये वाला ग्राफ सही आएगा। Q is directly proportional to V। Now the next question, that is question number 76 of capacitance। The factor which do not affect the capacitance of a capacitor। कौन कौन से फैक्टर कैपेसिटेंस को डिपेंड करते हैं, कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं? देखिए कैपेसिटेंस को इफेक्ट करने वाले ये 76 क्वेश्चन है। मैं कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक फार्मूला लिख देता, दैट इज K A epsilon naught upon D। फिर आप चाहें तो Q is equal to CV को भी देखें, लेकिन इसके बारे में मैं कहानी बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुका हूं जब मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाया। यहां पर कैपेसिटेंस जो है एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब फिजिकल पैरामीटर्स, प्लेट की लंबाई, चौड़ाई, एरिया और उनके बीच में क्या मीडियम लगा हुआ है इस पर डिपेंड करता है। उसके चार्ज कितना दिया हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, उस पर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हां, कैपेसिटेंस निकालने का एक मेथड है, C is equal to Q upon V। चार्ज रखिए, पोटेंशियल निकालिए और उनका रेशियो ले लीजिए। जब चार्ज और पोटेंशियल दोनों एक साथ चलेंगे
Capacitance will never be depending on potential. Capacitance will never be depending on charge. Capacitance will depend on the ratio of charge and potential. Otherwise, आप ये देखिए उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, उसके एरिया पर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर, नटशेल में फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, राइट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 76 और अब हम जंग जीतने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77. Metal plate of thickness half the plate separation is introduced between the plates of parallel plate capacitor. The capacitance is. यहाँ पर partially filled capacitor ये हमारे सिलेबस में है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 77 लास्ट. C is equal to epsilon naught A upon this is T by K plus D minus T. ये फॉर्मूला होता है जब पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर हो. यू नो व्हाट इज पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर? जैसे ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, these are the plates of the capacitor. इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया गया लाइक दिस. ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया. This is the dielectric slab which is introduced between the plates of capacitor. Considering that the width of this dielectric slab का जो width है, this is small t. And as we know that the distance between the plates, ये वाली जो distance है, ये small d होती, and the area is always a. उन्होंने ये कहा कि ये जो प्लेट इंट्रोड्यूस करी गई है ये मेटल की प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है. इट इज अ मेटेलिक प्लेट, मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस हाफ द प्लेट सेपरेशन. तो मतलब ये जो t का वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ t इज d/2. t की वैल्यू d/2. आदि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसकी हाफ इसकी थिकनेस है. इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. ये मेटल की प्लेट है माय डियर, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? मेटल की प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो K and which is tending to infinity. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का, एयर या फ्री स्पेस का और वाटर का. वाटर का 81 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटेलिक प्लेट का इंफिनिटी होता है और एयर या फ्री स्पेस का 0 होता है, डाइलेक्ट्रिक 1 होता है, सॉरी 1. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मिनिमम फॉर एयर, दैट इज 1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये सारी और आप देखेंगे आंसर में आपको क्या मिलेगा, that C is equal to epsilon naught A divided by anything divided by infinity will becomes what? 0. तो ये तो 0 हो गया, अंडा बटा पराठा खत्म. T minus T, T की वैल्यू क्या है? That is d/2. So here it will be left d/2. Final answer is twice of epsilon naught A upon small d. Twice of epsilon naught A upon d. और एयर में कितना होता है? epsilon naught A upon d, उसका twice हो गया. तो आंसर में क्या है कि that the capacitance gets doubled. Capacitance gets doubled to that of air. एयर का डबल हो जाएगा, राइट? देखिए बच्चे लोग, मिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अकम्प्लिश्ड नाउ. आपने खूब प्रैक्टिस करी होगी और उसके बाद में वीडियोस हमारे बिल्कुल कंटिन्यूअसली वॉच किए होंगे, एक भी वीडियो मिस नहीं किया होगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा पीडीएफ पड़ी हुई है उसमें सॉल्यूशन भी आपने चेक कर लिया होगा. यू मस्ट बी फीलिंग वेरी 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 कॉन्फिडेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Remember, subscribe my channel. Don't forget to subscribe. Don't forget to join Telegram channel and in WhatsApp also. Telegram join कर लीजिए जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी और नेक्स्ट की प्लानिंग हमारी क्या चल रही है वो सारी पता चलती रहेगी. अगर आपने वो चैनल मिस किया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया, तो आप बहुत सारी चीजों में पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे. एक बात और, बोर्ड एग्जाम के लिए ये पहली सीढ़ी हमने चढ़ी है. इसके बाद में अभी हमको 9 सीढ़ियां चढ़ना और बाकी. मतलब इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, फिर मैग्नेटिज्म आएगा, फिर इसके बाद में ईएमआई एसी आएगा, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स आएंगे.
Slowly and gradually. This is complete 80 days course. याद रहे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो छोड़ दिया जा रहा है, क्रैश कोर्स टाइप चल रहा है। नाम तो मुझे देना ही था क्रैश कोर्स, लेकिन इसमें कुछ भी शॉर्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ इलैबोरेट हो रहा है, कंप्लीट डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है और कुछ भी फालतू का डिस्कशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास या आपके पास इतना ज्यादा टाइम। So the next topic that we are going to start, I am going to start, that is current electricity. Don't forget to join. फटाफट इसका वाइंड अप करिए, फिर से बढ़िया रिवाइज करिए, and meeting you soon in the next topic, that is current electricity. Thank you.